नमस्कार। मार्केट महारथी सेगमेंट में ईटी नाउ में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज मार्केट महारथी में खास मेहमान हैं सोहम इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड के संजय पारिक। संजय, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश हमसे बात करने के लिए। इससे पहले कि मैं सोहम एसेट मैनेजमेंट का व्यू और मार्केट पे व्यू और आपका स्टांस समझ सकूं, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आपसे बात करना चाहूंगा। इतना भी कहें, आपने तो ढेरों साइकिल्स और इलेक्शंस देखे हैं। हम इन्वेस्टिंग कम्युनिटी कि भाई लॉन्ग टर्म में मैटर नहीं करता है इलेक्शंस, लीडरशिप वगैरह वगैरह, बट ये पर्टिकुलर केस इन पॉइंट, क्योंकि स्टॉक मार्केट ने रिफॉर्म का काम जो है इस सरकार का अभी तक जो 10 साल में हुआ है काम वो सराहा है, तो वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड एक तरह से इवेंट बन गया है शॉर्ट नियर टर्म में। तो मैं इसलिए आपसे ये चर्चा आज इस बात पे शुरू करना चाहूंगा, कितना इंपॉर्टेंट इवेंट है ये उस लिहाज से कि कितनी मेजॉरिटी में सरकार बनती है, क्या उससे रिफॉर्म मोमेंटम को एक एक बूस्ट मिलेगा, या अगर किसी कारणवश उतनी मेजॉरिटी से सरकार नहीं बनती है तो क्या आपको लगता है कि रिफॉर्म मोमेंटम में कुछ धीमापन आ सकता है जो शायद बाजार को पसंद ना आए। उस हिसाब से इस नियर टर्म इवेंट का जो इलेक्शंस है अपना व्यू दें। नहीं अजय भाई, एकदम रेलेवेंट पॉइंट है। एंड आपने सही बोला कि ये टाइम दिस इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो पहले 10 साल थे उसमें when they started and I very closely was following the banking sector. तभी बैंकिंग बैलेंस शीट बहुत खराब थी एंड बाय द एंड ऑफ 2024 टुडे शायद मैंने 20 साल में इतनी अच्छी बैंकिंग बैलेंस शीट नहीं देखी। इनफैक्ट ऑल द बैलेंस शीट्स, आप सेंट्रल गवर्नमेंट का फिस्कल स्पेस भी है, वहां भी ऑपरेटिंग लिवरेज है। इंडिविजुअल बैलेंस शीट तो अच्छी ही थी बट इट्स गॉट बेटर बिकॉज गोल्ड, रियल एस्टेट, इक्विटी सबके भाव बढ़ गए हैं because of the feel good factor. So all of it, corporate balance sheet is at all time, leverage is all time low, and balance sheets are at all time high in terms of strength. So ये सब हुआ है because of good governance as well, and continuity का expectation है। Now what is कितना majority आएगा, ये it is difficult as you would appreciate Ajay bhai, but continuity clearly is the expectation, एंड वो मार्केट को भी लग रहा है और हमें भी लग रहा है कि वो हो जाएगा। while exact number of seats we would not know, but in case which looks very less probable today based on our workings and whatever analysis we have done, but you can never say with full conviction, but just in case the small probability में कहीं करंट गवर्नमेंट का कंटिन्यूटी नहीं हुई तो इट विल बी सर्टेनली टेकन नेगेटिव। ये आपने अच्छी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके पोर्टफोलियो अप्रोच को मैं जानना चाहूंगा। अभी तक जितने अर्निंग्स आए हैं, अर्निंग्स क्वालिटी के बारे में बात करना चाहूंगा। ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में जो अर्निंग्स हैं वो कैसे रिफ्लेक्ट हुए इस बार, और मोर देन क्वार्टरली अर्निंग्स जो मैनेजमेंट आप ट्रैक करते हैं अपने पोर्टफोलियो के जरिए या ओवरऑल भी, उनको उनकी कमेंट्री आपने क्या चीज पिकअप की है आगे आने वाले क्वार्टर्स के बारे में? यस अजय भाई, एटलीस्ट हमारे पोर्टफोलियो कंपनीज में वी आर वेरी हैप्पी। सो हमारा पूरा डोमेस्टिक थीम बायस था। तो सीमेंट ले लें, तो सीमेंट में रियलाइजेशंस कम थे बट EBITDA per ton marginally कम था, but otherwise there was no big disappointment than expectation, and over full year they've done very well. Auto ancillary in fact results have been better. Financials के results broadly expectations से mild, I would say, I mean growth was expected around 15%, 15 to 17%. Broadly the larger caps have done better. In fact some of them done better also, like SBI has done far better. Then you come to IT, which is where we are underweight. तो हाँ, वहाँ पर expectation भी weak था और results भी weak थे। स्पेशलिटी केमिकल हमारे पास है नहीं जहाँ रिजल्ट्स वीक थे। टेलीकॉम और टेलीकॉम इंफ्रा जहाँ हम हैं, बोथ भारती एंड इंडस ने रीजनेबली रिजल्ट्स वेर एज पर एक्सपेक्टेशन, बट आउटलुक क्लियरली अच्छा है। मेटल्स में नॉन फेरस के रिजल्ट्स वीक हैं बट आउटलुक इज गेटिंग बेटर बिकॉज उनके प्राइसेस अभी अच्छे हो रहे हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए
आई मीन ब्रॉडली हमारे पोर्टफोलियो कंपनीज में डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत कम है, एंड ब्रॉडली रिजल्ट्स में भी रिजल्ट्स अगर देखें एग्रीगेट्स तो रिजल्ट्स हैव बीन इन लाइन, मार्जिनली बेटर. It's not significantly outlier, and disappointments has been few. So this is overall summary that we saw of the results जो अब तक आए हैं. अभी इनके कुछ हिस्सों के बारे में बात करते हैं थोड़ा डिटेल में, विदाउट गोइंग स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन मैं थॉट प्रोसेस समझना चाहूंगा। टेलीकॉम पे आपका क्या थॉट प्रोसेस है? एक तरफ तो दो बहुत ही दिग्गज प्लेयर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और एक तरफ तो टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी काम कर रहे हैं और अपना सब्सक्राइब एडिशन भी बढ़ रहा है, लेकिन एक तीसरा प्लेयर जो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया था डेट की वजह से वगैरह वगैरह, उसने एक बहुत बड़ा फंड रेजिंग करके खड़ा हो गया है। अब ये तीन प्लेयर मार्केट की तरफ बढ़ रहा है मजबूती से। आप का क्या राय है टेलीकॉम स्पेस पे? क्या टैरिफ हाइक आपको ऑलमोस्ट नज़र आते हैं इलेक्शन के बाद? यहाँ नेक्स्ट 1 ईयर में अर्निंग्स ग्रोथ कैसी दिखती है इस स्पेस की? Yeah, so हमारा we are a big overweight in telecom, जहाँ it's disclosed. So हमारे पास भारती है and इंडस है, दोनों are overweight, and वोडाफोन के कैपिटल रेज मेरे हिसाब से has been a very big positive for the sector. And जैसे भारती मैनेजमेंट always says कि we are more than always wanting Vodafone to survive, and that has been consistently their stance. एंड तीन प्लेयर से मुझे नहीं लगता है कि दूसरे दो प्लेयर को बड़ा कोई नुकसान होगा. कंपटीशन इंटेंस ऑलवेज वाज देयर, एंड इट विल कंटिन्यू टू बी इंटेंस, बट काफी ग्रोथ ट्रिगर्स हैं. सो अगर आप 2G टू 4G देखें, 2G टू 4G 5G देखें, फीचर फोन से स्मार्टफोन देखें, पोस्टपेड में ऊपर, और पोस्टपेड भी बहुत छोटा है इंडिया में, वो भी बढ़ सकता है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट आरपू. आरपू हमारा इवन 200 रुपया आज है एवरेज, जो 300 रुपये में भी सस्ता होगा, लोएस्ट इन द वर्ल्ड. सो वो रिकॉग्निशन इंडस्ट्री को भी है, एंड आई थिंक गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगा, बिकॉज अदरवाइज वोडाफोन का एग्जिस्टेंस बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इवन आफ्टर दिस कैपिटल रेज. सो प्राइस राइज तो एक नहीं दो आएंगे, मुझे लगता है पोस्ट इलेक्शन इन द नेक्स्ट 15 to 18 months, and assuming के all the large players work towards profitability. माने अगर all of them want to get market share and उनका profitability का focus नहीं है तो फिर difficult होगा. बट मुझे लग रहा है कि price rise बहुत ही likely possibility है. एक तो आएगा पोस्ट इलेक्शन, बट 18 महीने में दो बड़े प्राइस राइज आ सकते हैं, मोर लाइक 15% जी. बहुत बढ़िया, बहुत स्पेसिफिक आंसर दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। कई बार गेस्ट आते हैं बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली नहीं बोलते। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं सीवी साइकिल के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। आपके पास कुछ स्टॉक्स वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आज बाजार में ये बहुत गर्म है। सीवी साइकिल का बड़ा महारथी लेलैंड है, लेकिन और भी प्लेयर्स हैं, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, आयशर का सीवी हिस्सा। हम सबसे बात कर रहे हैं, एक फीडबैक आ रहा है, इनफैक्ट कुछ सीवी फाइनेंशियर्स से भी फीडबैक ही आ रहा है कि शायद सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में सीवी साइकिल टर्न हो जाएगा। आपका, क्योंकि ऑटो में हमने देखा टू व्हीलर बहुत चले, पैसेंजर व्हीकल चले, सीवी उतना चला नहीं है। क्या सीवी साइकिल में बेट करने के लिए उचित समय है? अजय भाई, सो बेसिकली इवन इंडस्ट्री का व्यू ये है कि ये साल ग्रोथ थोड़ा बिनाइन रहेगा. फर्स्ट हाफ बिकॉज ऑफ इलेक्शन भी थोड़े स्लो डाउन हो सकता है, एंड देन ऑफ कोर्स सेकंड हाफ में देयर कुड बी अ रिकवरी. So, and then of course, if new government अगर scrappage आता है, तो it's a very big positive. So, but it's a little bit of populist measure. I mean, anti-populist in the sense that scrappage आप enforce करोगे तो certain segments को बहुत hurt कर सकता है. So, government has been slow on that, but मुझे बहुत likelihood लगता है कि possibly scrappage after the new government comes in, वो बहुत likely possibility है. अगर वो हो गया तो दिस कैन बी अ वेरी बिग थिंग. सो एंड अगर वो नहीं भी हुआ तो वैल्यूएशन फॉर सर्टेन कंपनीज, स्टैंड अलोन टेलको कंपनीज आर वेरी रीजनेबल. सो एक्सपेक्टेशन लो है, एंड हेंस हमने एक नॉर्मल वेट रखा है, जो हमें लगता है कि अगर यहाँ से भी 1 से 3 साल देखें, वहाँ 1 साल का ग्रोथ भले कम हो, बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे पॉजिटिव है,
तो लॉजिकली सीवी पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए. हैविंग सेड दैट ये साल वुड बी बैक एंडेड लोअर ग्रोथ रेट. बात कर ही रहे तो संजय भाई ये बताइए कि ऑटो एंसिलरी को कैसे खेला जाए, क्योंकि इसमें 25 स्टॉक हैं, कुछ बड़े स्टॉक हैं, कुछ लोगों का टिल्ट जो है वो हो रहा है ईवी की तरफ, लेकिन यस. ये भी कहना होगा कि ईवी में सभी खेल रहे हैं, टू व्हीलर ईवी वाले भी आ गए, पैसेंजर व्हीकल ईवी भी और फोर व्हीलर भी। आपने जो अपने चुनाव किया है ऑटो एंसिलरीज का, वो किस हिसाब से किया है? क्या आप किस तरह की ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स को पसंद करते हैं? Yeah, so Ajay bhai, one is a global player, Samvardhan Motherson we own now. 1-1.5 साल से हमारे पास है. It's a global major. प्रीमियम सेगमेंट में उनका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है एंड वो एक्सपैंड ही हो रहा है. उन्होंने बहुत अच्छे एक्विजिशंस किए हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है. कोविड के टाइम उनके ग्रोथ को थोड़ा इम्पैक्ट आया था. दैट इज ऑल्सो नाउ रिकवरिंग एंड हमें बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे, मैंने हैविंग ट्रैक दैट कंपनी फॉर 15 years, more than 15 years, we could really get it entry at a very good level. And we still feel कि अगर यहाँ से भी 2-3 साल का व्यू रखें, तो it's an absolutely great management. And earnings growth भी आगे आके आएगा and आज भी valuation बहुत reasonable है. And I mean, the number of plants it has and the whole gamut of, अगर आप कोई भी प्रीमियम गाड़ी लें तो right from the wiring harness, where you participate through the equity in the other listed company, but the rest of it in terms of dashboard, bumpers, mirrors, other electrical parts, they are pioneers. So ये मुझे लगता है कि core holding हमारा 3 से 5 साल का है, and we are very positive. The other one is of course जो आज कन्वेंशनल इंजन में भी है, बट ईवी के लिए भी पोजिशनड, दे आर पोजिशनिंग फॉर देमसेल्फ. एंड हमें लग रहा है कि EV will be gradual, it will not be overnight. So companies भी ट्रांजिशन करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप IC इंजन के लिए एंसिलरी बनाते हैं तो ओवरनाइट जीरो हो जाएगा. सो वो पर्सपेक्टिव से द अदर कंपनी विच वी हैव, Sansera, has a blend of both IC for two-wheelers and also positioned for EVs. And then aerospace or defense में भी उनके धीरे-धीरे they are moving ahead. So that's how we like that company, again from a longer term. संजय, हमने इस बार देखा क्वार्टरली रिजल्ट्स में एक ऐसा सेक्टर था जिसमें बैक टू बैक मैनेजमेंट्स ने अच्छे रिजल्ट तो दिए ही, लेकिन कमेंट्री और भी भयंकर हुई, तो स्टॉक रिएक्ट किए 8-8, 10-10% रिजल्ट्स पर भी, और उसके बाद भी कमेंट्री. और ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए था कि 2 दिन के गैप में सारे FMCG कंपनीज आ गए, ब्रिटानिया, डाबर, मैरिको, HUL, सब ने कमेंट्री अच्छी थी. ये स्पेस 3-4 साल से चला नहीं है वॉल्यूम ग्रोथ के चक्कर में. क्या आपको यहाँ पे कंफर्ट लगता है रिस्क रिवॉर्ड, ये ग्रीन शूट्स जो है रूरल साइड में टियर 2 टियर 3 में, या थोड़ा जल्दी होगी इसमें एंट्री करना? So अजय भाई, हमारे लिए we take big aggressive sector bets, and आज हमारा FMCG का वेट 0 है, एंड पहले भी बहुत कम था. सो 2 साल में that underweight call has worked for us. And आज भी, as you rightly said, commentary ahead is looking better, but it is still not very clear कि growth, अगर volume growth 2% से 4% है, तो प्राइस अर्निंग ये सब के अभी भी इतने सस्ते नहीं है, सब 35, 40, 45, 50 टाइम्स है. सो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या वैल्यूएशन पे ले रहे हैं. ये सब कंपनी DCF कंपनीज हैं. आप प्राइस अर्निंग विल नॉट रिफ्लेक्ट द राइट वे. सो अगर आप इम्प्लाइड ग्रोथ देखें सबके एट द राइट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो सबके इम्प्लाइड ग्रोथ लॉन्गर टर्म 10 ईयर अभी भी काफी ज्यादा है. सो we are looking very closely, and there is a very strong chance that we will increase the weight, but हमें एक reasonable भाव पे मिलेंगे तो we'll buy. Having said that, it may not be overnight, it could be gradual recovery in volume growth, and that too I feel at least based on how monsoons go through, and then gradually in the second half. इनफैक्ट मानसून, IMD ने अभी मानसून ऑनसेट की तारीख भी रखी है कि लास्ट वीक ऑफ मई में साउथ में मानसून आ जाएगा, तो हमें अपनी छतरियां तैयार कर लेनी चाहिए, अपने कार के वाइपर चेंज कर लेने चाहिए. लेकिन आगे बढ़ते हैं. आप एक और सेक्टर में काफ़ी ओवरवेट है, वो है कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स की कमेंट्री बहुत अच्छी थी. इनफैक्ट सारे सीमेंस, ABB, कमिंस इंडिया, थर्मैक्स, लेकिन इसमें भी दिक्कत ये है कि ये कंपनियां सस्ती नहीं है.
तो कुछ लोगों का कहना है कि जो पीछे टेलविंड है और आगे जो विजिबिलिटी दिखती है, उसकी वजह से शायद ट्रेडिशनल पी इज नॉट द राइट वे। हमें देखना चाहिए यहाँ से अर्निंग्स ग्रोथ क्या तगड़ी आ सकती है, अगर आ सकती है तो बनता है लेना। आपने कैपिटल गुड स्पेस को कैसे अप्रोच किया है और हाल की कमेंट्री और रिजल्ट्स कैसे देखे? अजय भाई, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। सो हमारा एक थोड़ा फिलोसॉफी है कि वी आर हार्डकोर ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। हमारा प्राइस अर्निंग पोर्टफोलियो का 26 पे 15 टाइम है, जबकि मार्केट का निफ्टी हमारा जो बेंचमार्क है, बिकॉज हमारा 80% लार्ज कैप है एवरेज, तो निफ्टी के आप प्राइस अर्निंग ले फॉर 26 इज 18 टाइम्स। सो even on 25 we are at 17 times when Nifty is at 20 times plus. So and हमारा growth rate भी ज्यादा है। तो सेम फिलोसॉफी कैपिटल गुड्स में हमने रखा है कि हमें जो रीजनेबल लग रहा है, and we bought at a reasonable price as well, and we feel कि for the growth rate we own Larsen and Toubro। हमने सोलर विल्सन तीन महीने पहले लिया, एंड एचजी इंफ्रा भी हमारा काफी लकीली we bought around 900, 950। So तीनों में ROE इम्प्रूवमेंट है, ग्रोथ है, और रीजनेबल प्राइस पे हमने लिया। So that's where we would want to buy. We would not want to buy some of the great companies but at 50, 60, 70 times, because मुझे लग रहा है कि they are great companies but मेरा पैसा बनेगा कि नहीं, I'm not sure। चलिए एक और सेक्टर के बारे में बात करते हैं। आपके पास काफी कुछ है बड़े स्पेस में, वो है सीमेंट। मैं देख रहा था डेटा कि 10 साल से सीमेंट के भाव बढ़े नहीं है। सीमेंट पर बैग 300, सवा 300, 300, सवा 300। इनफैक्ट हमारे माइंड में इम्प्रिंट हो गया है कि सीमेंट का बैग सवा 300 का ही होता है, जबकि इन्फ्लेशन कहाँ कहाँ चला गया 10 सालों में, ओवर कैपेसिटीज की वजह से। बट क्या ये नेक्स्ट 2-3 सालों में ओवर कैपेसिटी, डिमांड सप्लाई का जो ओवर सप्लाई चल रही है, वो गैप क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है? और स्पेशली क्या फायदा ये बड़े कंपनीज को मिलेगा? So अजय भाई, as you rightly last point आपने जो बोला कि बड़े कंपनियां, and of course you saw a new entrant जो clearly moved up on efficiency। So all the large companies, they certainly उनके स्केल का उनको एडवांटेज मिलेगा। उनके कोल कॉस्ट, उनके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, रेलवे में शिफ्ट होना, इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल में जो बड़ा करते हैं। कल ही मैं एक कॉल सुन रहा था, उनका रिन्यूएबल एक्सपेंशन इतना अच्छा है कि उन्होंने बोला हमारा 3 रुपया पर यूनिट सेविंग होगा, और 66 यूनिट्स चाहिए एक टन बनाने के लिए। 200 रुपया पर टन खाली सेविंग रिन्यूएबल में शिफ्ट होने से होगा। सो कॉस्ट कटिंग, एफिशिएंसीज, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, एंड एज दे एक्सपैंड, कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है, तो आपका सरकमफ्रेंस ऑफ मार्केट ऑफ द मार्केट कम्स डाउन इन टर्म्स ऑफ द ट्रैवल दैट यू डू। तो ये सब लार्जर कंपनीज को बहुत फायदा हो रहा है मेरे हिसाब से। एंड प्राइस इंक्रीज, इवन ये क्वार्टर में आपने देखा प्राइस घटा, बट एबिटा पर टन इतने घटे नहीं। सो मुझे लग रहा है कि एफिशिएंट कंपनीज और एफिशिएंट होगी, उनका 200-300 रुपए एबिटा पर टन डिफरेंशियल इसका ही होगा, एंड प्राइस पे डिपेंडेंस थोड़ा कम हो जाएगा। आज भी यूटिलाइजेशन लेवल ऐसे नहीं है कि जोरदार प्राइसिंग पावर है। सो एंड देन ऑफ कोर्स रीजनली जहां डिमांड सप्लाई, साउथ में सप्लाई ज्यादा है तो थोड़ा टफ होगा, बट नॉर्थ एंड वेस्ट में इट विल बी इजी। सो इट विल बी एन ओवरऑल सिनेरियो रीजनली, एंड देन ऑफ कोर्स ये सीजनल भी है। तो मुझे लगता है कि एबिटा पर टन बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए, बट वॉल्यूम ग्रोथ जिसका ज्यादा है, वहां अगर वैल्यूएशन कंफर्टेबल है वहां देखना चाहिए। एंड ओवरऑल वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव। हैविंग सेड दैट, आपका assumptions बहुत रीजनेबल होने चाहिए। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा अपना बातचीत समाप्त करने पहले, कि वो है मेटल्स पे। मेटल में आपके पास अच्छे नाम है, और ये व्यू निकल के आ रहा है कि मेटल का टाइम आ गया है। कुछ स्पेशल सिचुएशंस हैं, कुछ बड़ी मेटल कंपनीज की ओवरसीज सब्सिडीज लिस्ट होने जा रही हैं। यहाँ कुछ प्रेशराइज बैलेंस शीट वाली कंपनियां भी पैसा रेज करके और डेट को रिस्ट्रक्चर करके खड़ी हो गई हैं वापस। Yes। आपके पास सेगमेंट में हिंडाल्को, वेदांता है। मैं ओवरऑल फिलॉसफी समझना चाहता हूँ, मेटल पे आपका टेक क्या है? Yeah, so again, Ajay bhai, this was both. One of them we bought 2 months back, and other one almost 1 year back. And again, metal companies में आपका expectation of return थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए, because volatile होते हैं। So आपका entry price बहुत important होता है, and at price we bought both of them. One of them was at 5 times EV/EBITDA, the other one was less than 4 times EV/EBITDA.
एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ देम एज यू नो के द पेरेंट लेवल पे थोड़ा स्ट्रेस था, बट हमने जो पूरा स्टडी किया कि उन्होंने उनके प्लानिंग फॉर नेक्स्ट 2-3 साल जो पेरेंट को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिपेमेंट किया है उसका कर दिया है, एंड हेंस हमें लगा कि यहाँ मिसप्राइसिंग है, एंड हेंस हमने दोनों में थोड़ा छोटा छोटा वेट लिया है, एंड इट इज वर्क फॉर अस। हमें अभी भी ये दोनों अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि हमारा एजम्पशन एलएमई प्राइस का कम था, एलएमई वहां से और $200 बढ़ गया है जो इनको फायदा करेगा। प्लस ऑन द कॉस्ट साइड बोथ ऑफ देम, कोल की कॉस्ट सबसे बड़ी होती है, वहां पर द कॉस्ट रिडक्शन विल हैपन इन नेक्स्ट 1 or 2 years, एंड वॉल्यूम ग्रोथ भी थोड़ा थोड़ा दोनों में है। सो हमें लग रहा है कि while we will not buy at current price, but we will hold on both of them on the non-ferrous side. On the ferrous side भी हम बहुत क्लोजली देख रहे हैं, पर अभी भी EBITDA per ton इतने अच्छे नहीं हैं for us to buy them. एंड अभी भी while non-ferrous prices globally बढ़ गए हैं, ferrous price अगर आप देखें तो अभी तक बढ़े नहीं है इतने। सो मुझे थोड़ा we are waiting and watching. We like the companies, all of them, the larger players बहुत अच्छे हैं, but हमारा एंट्री प्राइस अभी यहाँ से नीचे है। राइट। ऑलराइट संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अच्छा लगता है आपसे, आप काफी स्पेसिफिक बात करते हैं अपने बेट्स पे। बहुत बहुत धन्यवाद आज समय निकालने के लिए। थैंक यू अजय भाई। ग्रेट।